हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज़ में इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का ये चौथा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम अगस्त मंथ के सभी रिलेटेड करंट अफेयर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए थोड़ा भी सीरियस हैं और आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली आईएएस नथिंग एल्स को जरूर से ज्वाइन कीजिए। तो बिना देरी किए चलिए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिविंग लैंड्स चार्टर के बारे में है। नाम से स्पष्ट है, हमें जमीन को रहने लायक बनाना है और इसी के लिए ये चार्टर तैयार किया गया है। 2022 का कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट मीटिंग अभी हाल ही में हुआ है किगाली में। 54 मेंबर्स जो राइट नाउ हैं, हालांकि इस मीटिंग के साथ ही 2 नए मेंबर्स ऐड कर लिए गए हैं और अब मेंबर्स की संख्या हो गई है 56। बट अभी तक इस मीटिंग तक 54 मेंबर रहे, तो सभी लोगों ने ऑफिशियली अडॉप्ट किया लिविंग लैंड्स चार्टर, कॉमनवेल्थ कॉल टू एक्शन ऑन लिविंग लैंड्स। शॉर्ट में इसे भी आप कॉल कह सकते हैं, ठीक है। ये जो चार्टर आया है इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव तो यही है कि सभी कंट्रीज जो इस पर एग्री हुए हैं यानी कि 54 वो वॉलंटरली डेडिकेट करेंगे लिविंग लैंड, ताकि आने वाली जनरेशन के पास रहने लायक ज़मीन हो, अच्छा एटमॉस्फियर हो। जो लिविंग लैंड्स चार्टर है वो यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन 2021 से 30 के बीच का जो समय है, ये जो पूरा दशक है, इसे यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन डिक्लेयर किया गया है। ये हो भी सके इसीलिए अलग अलग फ्रंट्स पे इसके लिए इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं और उसी का हिस्सा है लिविंग लैंड्स चार्टर। नॉन बाइंडिंग है चार्टर, कंट्रीज चाहें तो उसे इंप्लीमेंट करें, ना चाहें तो ना करें, बट एक ऑब्लिगेशन होता है कि आप इसका हिस्सा हैं तो उसे इंप्लीमेंट करिए। क्या दिक्कत है उसमें? हमें ग्लोबल लैंड रिसोर्सेस को बचाना है, लैंड डिग्रेडेशन को रोकना है, हमें वो सारे काम करने हैं जिससे हम क्लाइमेट चेंज को काउंटर कर सकें, बायोडाइवर्सिटी लॉस को रोक सकें और हम सस्टेनेबल मैनेजमेंट की ओर जा सकें जो भी हमारे पास रिसोर्सेस हैं उनके लिए। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है जिसको हमने टारगेट किया है कि हम 1.5 डिग्री सेल्सियस पर रोकेंगे, उसे करने में हमें थोड़ी मदद मिल जाएगी। लिविंग लैंड्स चार्टर जो रियो कन्वेंशन हुआ था 1992 में, जो अर्थ समिट हुई थी, उसमें जो 3 इंपॉर्टेंट रियो कन्वेंशंस हैं उनमें जो भी टारगेट्स हैं उन्हें पूरा करने की दिशा में एक कदम है। वो 3 कौन से हैं? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, जिसे आप शॉर्ट में कह देते हैं UNCBD कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, इसके बाद UNCCD और UNFCCC। तो UNCCD है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन और UNFCCC है UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इन तीनों के जो भी टारगेट्स हैं उन्हें अचीव करने के उद्देश्य से लिविंग लैंड चार्टर्स जो चार्टर है वो काम करेगा। कॉमनवेल्थ की बात करते हैं। कॉमनवेल्थ एक इंटरनेशनल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें सरकारें शामिल होती हैं। वर्तमान में जो इसकी मेंबरशिप है वो बढ़ के 56 हो गई है, पहले ये 54 हुआ करती थी। जो अभी हाल ही में 2022 यानी कि 2022 का ये जो पूरा मीटिंग हुआ है उसमें 2 अफ्रीकन कंट्रीज को इसमें ऐड किया गया है, 2000 गैबॉन एंड टोगो। तो गैबॉन और टोगो के ऐड होने के बाद ये जो संख्या पहले 54 थी ये बढ़ के 56 हो गई है। इसे लंदन डिक्लेरेशन के माध्यम से 1949 में एस्टैब्लिश किया गया। यूनाइटेड किंगडम के जो भी मोनार्क होते हैं वही इसे हेड करते हैं। मेंबरशिप 56 मेंबर्स की है। सभी कंट्रीज आज इस बात मतलब वॉलंटरी है, आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो करिए, नहीं ज्वाइन करना चाहते तो नहीं करिए। बेसिकली वो देश हैं जो कभी ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा हुआ करते थे या उनकी डिपेंडेंसीज हुआ करते थे। वो कंट्रीज जिनको ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉलोनी बनाया उनके साथ उनका एक हिस्टोरिकल लिंक बना हुआ है, तो वो बना रहे इसी उद्देश्य से उन्होंने कॉमनवेल्थ बनाया हुआ था। बाकी ये वॉलंटरी होता है, ऐसा नहीं कि आप उनके साथ एसोसिएट हों, ये कंपलसरी है। अगर कोई कॉमनवेल्थ के बाहर जाना चाहता है तो जा सकता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नगर वन योजना के बारे में है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अभी लोकसभा को इस योजना के बारे में बताया। इतना टेक्निकल है नहीं ना, नाम से समझ में आ रहा है। नगर मतलब सिटी, वन मतलब जंगल, तो शहरों में हम जंगल बनाएंगे या फिर जो फॉरेस्टेशन है वही करेंगे। इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का। नगर वन यानी कि अर्बन फॉरेस्ट इसमें डेवलप किए जाएंगे और नगर वाटिका बनाई जाएगी। वाटिका मतलब पार्क वगैरह बनाए जाएंगे, बढ़िया बढ़िया ट्रीज हमें जंगलों के बाहर लगाने हैं, ग्रीन कवर बढ़ाना है। अगर हम शहरी एरिया में इसको लगाएंगे तो शहरों में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी इनहेंस होगी। भाई नेचर के साथ कौन नहीं रहना चाहता, पेड़ रहेंगे, हरियाली रहेगी, लोगों को भी अच्छा लगेगा और हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी रिच होगी। टारगेट यही रहेगा कि हमें 400 नगर वन तैयार करने हैं, 200 नगर वाटिका बनानी है 2021-22 से 24-25 के बीच में। फंडिंग कंपा से आएगी, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2016 में जो फंड्स आते हैं वहीं से
यहाँ पे पैसे खर्च किए जाएंगे। एक सवाल आपके लिए ड्रॉप कर रहा हूँ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको मुझे ये बताना है कि कंपा में फंड कहाँ से आता है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि कंपा फंड का इस्तेमाल हम करेंगे नगर वन योजना के लिए, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कंपा में पैसे आते कहाँ से हैं, जिस पैसे का इस्तेमाल हम नगर वन योजना में करेंगे। इस जवाब को आप कमेंट बॉक्स में जरूर से मेंशन करिएगा। मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूं कि आपको पता है कि नहीं पता है कि कंपा में पैसे कहां से आते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल रंगानाथिट्टू बर्ड सेंचुरी के बारे में है। ये कर्नाटका में है। हाल ही में इसे रामसार साइट डिक्लेयर किया गया है। एट द सेम टाइम वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का स्टेटस इसको मिल जाता है। इसे पक्षी काशी के नाम से भी पुकारते हैं। श्रीरंगपट्टनम में है, जो मांड्या डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, वहां पर। ये जो रिवर कावेरी है उसके जो आइलैंड्स हैं उन्हीं के पास में है, इसीलिए अच्छा सा एग्जाम्पल है रिवरीन इकोसिस्टम का, जो कि कावेरी नदी का पानी है, उससे यहाँ पर वाटर का सोर्स मिल जाता है। इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी डिक्लेयर किया गया है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा और बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा। 1940 में फॉर द फर्स्ट टाइम इसे जो ऑर्निथोलॉजिस्ट थे डॉक्टर सलीम अली, उनके कहने पर एक सेंचुरी के तौर पर डिक्लेयर किया गया था। कोई एक्सट्रीम टेम्परेचर आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। पूरे साल लगभग 23 से 29 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वो बना रहता है। जब बारिश का मौसम आता है, साउथ वेस्ट मानसून वहाँ पे जाता है, तो हैवी से बहुत हैवी रेनफॉल वहाँ पर होती है, तो जगह जगह पे वाटर लॉगिंग हो जाती है, थोड़ी बहुत फ्लडिंग भी होती है जो रिपोर्ट की जाती है। बाकी इन जनरल जो मौसम है वो वहाँ पर अच्छा बना रहता है। सिग्निफिकेंस की बात यह है कि दुनिया में जो भी पॉपुलेशन स्पॉट बिल्ड पेलिकन्स की पाई जाती है उसका 1% पॉपुलेशन आपको इसी बर्ड सेंचुरी में मिल जाएगा। लगभग 17,000 जो ग्लोबल पॉपुलेशन है उसके अगेंस्ट में हम बात कर रहे हैं। सिमिलरली आपको यहाँ पे पेंटेड स्टॉक्स और मगर क्रोकोडाइल्स भी मिल जाएंगे और बहुत सारी प्रजातियां फिशेस की मिल जाएंगी। 6 आइलैंड्स जिसके आसपास का ये पूरा एरिया है, ये रामसार साइट हाल में डिक्लेयर किया गया। तो ये तो पूरा मामला हो गया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल अपडेटेड क्लाइमेट प्लेज के बारे में है। इंडिया ने भी हाल ही में अपने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन यानी कि एनडीसी को अपडेट कर दिया है। अब इसके लिए पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि इंडिया का एनडीसी पहले क्या था, फिर देखेंगे कि क्या चेंज हुआ है। पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, जहां पे सभी कंट्रीज से कहा गया कि आप प्लेज लीजिए कि आप कितना कंट्रीब्यूशन देने वाले हैं एनवायरमेंट को बचाने के लिए। फर्दर ये भी कहा गया कि आप हर 5 साल पे अपनी प्लेज को अपडेट करेंगे ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कम करने के लिए, क्लाइमेट चेंज को काउंटर करने के लिए। तो इंडिया ने अपनी प्लेज ली थी 2015 में, जिसमें इंडिया ने 3 प्लेज ली थी। पहला तो ये था कि जो हमारा एमिशन इंटेंसिटी है उसे इकोनॉमी के रेस्पेक्ट में हम 35% तक कम कर देंगे 2005 के लेवल पे। दूसरा कि जो इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर है जिसे हम प्रोड्यूस करते हैं, वो हम 40% तक नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज से बनाने लग जाएंगे 2030 तक। और तीसरा ये था कि कार्बन सिंक हम क्रिएट करेंगे 2.5 से 3 गीगाटन का, जिससे हम कार्बन डाइऑक्साइड को सोख सकें। इसके लिए हम जंगल तैयार करेंगे और ट्री कवर एनहेंस करेंगे। तो ये 3 प्लेज हमने लिया था। अभी हमने अपडेट क्या किया, हमने बोला कि जो एमिशन इंटेंसिटी हम रिड्यूस करने वाले थे 33 से 35%, उसे अब हम 45% तक कम करेंगे 2005 के लेवल पे। दूसरा टारगेट भी हमने बढ़ा दिया, जहां पे हम जो इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज से 40% करने वाले थे, उसे भी हमने बढ़ा के 50% कर दिया है। इसके अलावा हमने एक और नया टारगेट ऐड किया है, दैट इज लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। हम प्रयास करेंगे कि लोगों की लाइफस्टाइल ऐसी हो जिससे हमारे एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे। 2015 में जब पेरिस क्लाइमेट समिट हुई थी, उसके 1 साल बाद 2016 में यूपीएससी ने इस पर प्रश्न पूछा था। पहला स्टेटमेंट यह था कि इसे सभी यूएन मेंबर्स ने साइन किया, 2017 से इफेक्टिव होगा। दूसरा कि इसमें हमने प्लेज किया है कि ग्लोबल टेम्परेचर हम 1.52 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं जाने देंगे, कोशिश करेंगे कि 1.5 डिग्री सेल्सियस पे रोकें। और तीसरा ये था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग को काउंटर करने के लिए $1000 बिलियन कमिट किए हैं 2020 के बाद। अब यहाँ पे देखिए, ये जो पहला स्टेटमेंट है वो भी इनकरेक्ट था और दूसरा भी इनकरेक्ट था। यहाँ पे दूसरा तो सही है, तीसरा इनकरेक्ट था। तो बी टू ओनली वाज द आंसर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल भितरकनिका नेशनल पार्क के बारे में है। अभी कुछ एक्सपर्ट्स ने ये बताया कि जो साल्ट वाटर क्रोकोडाइल यानी कि सलाइन वाटर में, नमकीन पानी में रहने वाले जो क्रोकोडाइल्स होते हैं, वो अब सैचुरेशन पे पहुंच गए हैं भितरकनिका नेशनल पार्क में। अगर उनकी संख्या अब वहां पे बढ़ती है तो वहां की इकोलॉजी उनके बर्डन को बियर नहीं कर पाएगी, मतलब एक समस्या हो सकती है। मैं आपको बता दूं कि भितरकनिका नेशनल पार्क सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट की साइट है इंडिया में और एक डेजिग्नेटेड रामसार साइट भी है। मैंग्रोव फॉरेस्ट एक प्रकार का स्पेसिफिक इकोसिस्टम होता है जहां पर जो प्लांट्स होते हैं वो सलाइन, एस्चुरियन या फिर मडी वाटर में उगते हैं और वो एटमॉस्फेयर के लिए अडॉप्टेड होते हैं। भितरकनिका नेशनल पार्क को यह दर्जा दिया गया नेशनल पार्क का 1988 में। भितरकनिका लोकेटेड है ब्राह्मणी, बैतरणी, धर्मा और महानदी के एस्चुरियन सिस्टम पे, और ये जो केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का, वहां पे मिलेगा। तो कुल मिला के उड़ीसा में यहाँ पे याद रख सकते हो। भितरकनिका नेशनल पार्क फाइनेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है
जहाँ पर मैंग्रोव्स, माइग्रेटरी बर्ड्स, टर्टल्स, एस्चुरियन क्रोकोडाइल्स और बहुत सारे ग्रीक्स मिल जाएंगे। ये कंट्री के जो एस्चुरियन या साल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स हैं उनका 70% कवर करता है और इन्हें बचाने के लिए 1975 से ही प्रयास किए जा रहे हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल वस्कुलाइटिस के बारे में है। एक बहुत ही फेमस अमेरिकन एक्टर और मॉडल हैं अश्टून कुचर, आप उन्हें इस इमेज में देख सकते हैं। उन्होंने अभी कुछ समय पहले ये बताया एक ट्वीट के माध्यम से कि 2 साल पहले उन्होंने फेस किया एक वियर्ड और सुपर रेयर फॉर्म ऑफ वस्कुलाइटिस, जिसकी वजह से उनका विजन चला गया, उनके सुनने की क्षमता चली गई और वो अपना संतुलन भी खोने लगे थे। इसकी जानकारी उन्होंने हाल फिलहाल के एक ट्वीट में दी। आखिर क्या है ये वस्कुलाइटिस? वस्कुलाइटिस एक बहुत ही जनरल टर्म है जो कि एक सीवियर या कई सारी कंडीशंस को दिखाता है, जिसमें होता क्या है कि जो हमारे ब्लड वेसल्स होती हैं, जो ब्लड को कैरी करती हैं, उनमें इन्फ्लेमेशंस आ जाते हैं या सूजन आ जाती है। अब देखिए, ये ब्लड में नहीं होता, ये ब्लड वेसल्स में होता है। कई तरीके की वस्कुलाइटिस हो सकते हैं, इनमें से एक है एनेंगाइटिस। अगर ब्लड वेसल्स में इन्फ्लेमेशन हो तो उसे एनेंगाइटिस कहा जाता है, और अगर आर्टरीज में इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाए तो उसे आर्टराइटिस कहा जाता है। ब्लड वेसल्स में क्या होता है कि जब सूजन आ जाती है तो सूजन आने की वजह से जो ब्लड वेसल्स की थिकनेस है वो बढ़ जाती है, तो जो ब्लड कैरी करने की उनकी कैपेसिटी है वो बाहर होने लगती है, और कई बार तो ये पूरी तरीके से ब्लॉक भी हो जाते हैं। ये एक ऑटो इम्यून डिसीज है। ऑटो इम्यून डिसीज होने का मतलब ये होता है कि जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो हमें किसी भी बाहरी पैथोजन या थ्रेट से बचाता है, लेकिन इसमें जो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को हमारे हेल्दी सेल्स को पहचानने की क्षमता होती है वो कमजोर हो जाती है, और वो हमारी खुद के ब्लड वेसल्स को अटैक करने लग जाता है, बॉडी की सेल्स को अटैक करने लग जाता है। जब कई बार आपने एक डायलॉग सुना होगा कि तुम तो खुद ही खुद के दुश्मन बन गए हो, इन दैट केस ऑटो इम्यून डिसीज में यही होता है कि हमारा खुद का इम्यून सिस्टम हमारे लिए खतरा बन जाता है और वो हमारी हेल्थी ब्लड वेसल्स को अटैक करने लग जाता है, जिसमें स्वेलिंग हो जाती है, वो नैरो डाउन हो जाते हैं, उनमें खिंचाव आ जाता है या फिर वो कमजोर हो जाते हैं। इस दौरान वो कई बार पूरी तरीके से बंद भी हो जाते हैं। तो आखिर वस्कुलाइटिस होता कैसे है? ये किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, किसी ड्रग की वजह से, ब्लड कैंसर या इम्यून सिस्टम के डिसीज की वजह से। एग्जैक्ट कारण क्या है? आई डोंट नो। नाउ यू कैन से, हे मैन, यू आर हियर टू टेल अस द रीजन। हाउ कैन यू से दैट यू डोंट नो? इतना नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल मुझे नहीं पता, जो डॉक्टर्स हैं उनको भी इसका प्रिसाइज रीजन नहीं पता है। यह भी अनसर्टेन है, अननोन है कि आखिर ये क्यों हो जाता है। वस्कुलाइटिस में कुछ माइनर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो स्किन को अफेक्ट करें। ये सीरियस भी हो सकता है, जैसे हार्ट, किडनी या कोई और वाइटल ऑर्गन प्रभावित हो जाए। इसमें 20 अलग अलग तरीके के जो डिसऑर्डर्स हैं वो शामिल होते हैं। ऑल्दो जो डिसीज है वो कई तरीके से तो एक जैसी होती है, लेकिन वो इस लिहाज से अलग हो जाती है क्योंकि कौन सी ब्लड वेसल ब्लॉक हो रही है वो अलग अलग ऑर्गन्स को प्रभावित करेगी। तो वो अलग अलग ऑर्गन्स को प्रभावित करेगी तो जो बीमारी होगी उसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे और उनके लिए मेडिकेशन भी अलग अलग होगा। मोर एंड लेस इसमें स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही नॉर्मल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है, और मेडिकेशन के माध्यम से इम्यून सिस्टम को बेटर करने की कोशिश की जाती है ताकि जो पेशेंट हैं उन्हें सही किया जा सके। वर्ल्ड लायन डे के बारे में 10 अगस्त को लायन डे मनाया गया। लायन की खास बात यह, लायन इज़ अ फ्लैगशिप स्पीसीज। इट्स ऑल्सो कीस्टोन स्पीसीज। कीस्टोन स्पीसीज मतलब वो स्पीसीज होती है जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है किसी भी इकोसिस्टम में। एक एपेक्स प्रेडेटर है जो कई सारे जानवरों का शिकार करता है। अगर अब ढेर सारे हिरण हो जाए ना तो वो सारी घास खा जाएंगे, सारी घास खा जाएंगे तो पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। तो इसलिए हमें शिकारी चाहिए, शेर जैसे, जो उसको कंट्रोल कर सके। टाइगर और लायन दोनों असल में फ्लैगशिप स्पीसीज कही जाती हैं। फ्लैगशिप स्पीसीज वो होती हैं जो एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं अवेयरनेस बढ़ाने में कि भाई शेर एक बहुत मतलब मजेस्टिक सा एनिमल है। आप देखते हैं, आपको पता लगता है शेर घट रहा है तो आपके अंदर एक भावना जगती है, यार कितने एक मजेस्टिक जानवर है, इसकी जान जा रही है तो हमें इसको कंजर्व करना चाहिए। तो उसका फ़ायदा बाकी जानवरों को भी होता है। आप कंजर्वेशन प्लान को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए फ्लैगशिप स्पीसीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। आपको हिरण के प्रति उतनी दया भावना नहीं जागेगी क्योंकि आपने उसको उस तरह देखा नहीं है। शेर आपके दिमाग में सुनते ही याद आता है कि हाँ, एक शेर वाली पर्सनैलिटी, एक शेर जिसकी बाल हैं और दहाड़ रहा है वो, तो वो एक फ्लैगशिप स्पीसीज का रोल है। इकोसिस्टम में कीस्टोन स्पीसीज अलग होती है जो कि पूरे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ बीइंग इन सच ए इंपॉर्टेंट पोजीशन। इनका साइंटिफिक नाम है पैंथेरा लियो। 2 तरह के लायंस होते हैं, एक होता है एशियाटिक लायन, एक होता है अफ्रीकन लायन। तो क्या अमेरिका में लायंस मिलते हैं? तो नहीं, 2 तरह के लायंस होते हैं। एशियन लायंस आर स्मॉलर देन अफ्रीकन लायंस, और एशिया में भी एक ही जगह मिलते हैं, इंडिया में, विच इज़ इन गिरनार का जो फॉरेस्ट है वहाँ पर मिलते हैं। इंडिया ने काफ़ी सक्सेसफुली अपना लायन कंजर्वेशन का प्रोग्राम रन किया है। दे आर सीन एज प्राइड ऑफ गुजरात, और कई मामले में उनको और ज़्यादा एक्सपेंड करने की बात की जा रही है। कई लायंस अब इंडिया में मिलते हैं। इनका IUCN स्टेटस इज़ वल्नरेबल। दे आर वेरी इंडिस्पेंसिबल टू इंडियन टू द इकोसिस्टम। जिसे मैंने बताया कीस्टोन स्पीसीज़ है जो बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए। उसमें एनिमल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसीलिए अभी जो सासन गिरनार नेचुरल पार्क है वहाँ पर उनका प्रमुख एक जो बसेरा इंडिया में वहाँ पर है, 523 थे
2015 में, अब 9674 लायंस हैं। और इनको थ्रेट किससे होता है? शिकार से, इनब्रीडिंग, जो जेनेटिक इनब्रीडिंग हो जाती है, डिजीज़ जैसे हो जाता है कुछ। अगर बहुत सारे शेर एक जगह आ रहे हैं तो वहाँ बहुत खतरा फैल सकता है। अगर बीमारी किसी एक कुछ शेर को लगी तो कई और शेर भी घायल हो सकते हैं। इन सब चक्करों में लायंस डे को मनाना, इसको और प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन 2019 में आया था, एशियाटिक लायन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, डबल हम्प्ड कैमल इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, वन हॉर्न राइनोसोरस इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। अगर आप देखो एक्सट्रीम वर्ड यूज़ किए गए हैं ओनली, जब भी ओनली यूज हो सतर्क हो जाए। तो एशियाटिक लायन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली इज करेक्ट, राइट, बट अदर टू आर इनकरेक्ट, बिकॉज वन हॉर्न राइनोसोरस इंडिया के अलावा बाकी देशों में भी मिलता है, और डबल हम्प्ड कैमल तो इंडिया में उतने रेयरली मिलते भी नहीं है जितने बाकी देशों में मिलते हैं। तो वन ओनली इज द आंसर विच वॉज द करेक्ट वन। अगला आर्टिकल बात कर रहे हैं एलिफेंट रिजर्व के बारे में। अगस्थियरमलाई एलिफेंट रिजर्व, ये अगस्थियरमलाई एलिफेंट रिजर्व कहाँ पर बनाया गया है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में ये 5th एलिफेंट टाइगर रिजर्व है, और अभी तक इंडिया में ऑलमोस्ट 32 एलिफेंट टाइगर रिजर्व्स हैं। और एक मेजर एलिफेंट की कंट्री इंडिया है ही, जहाँ बहुत सारे हाथी पाए जाते हैं, लेकिन उनके रिजर्व्स के लिए भी एक मेजर रोल इंडिया प्ले कर रहा है। 32nd जो है खोला गया है पिछले 3 सालों के अंदर। डांडेली एलिफेंट रिजर्व कर्नाटका में, सिंगपन एलिफेंट रिजर्व नागालैंड में, और लेमरू एलिफेंट रिजर्व छत्तीसगढ़ में खोला गया। तो ऑलमोस्ट 76,000 किलोमीटर्स का एक एरिया है जो कि इंडिया के फॉरेस्ट एलिफेंट रिजर्व्स के अंदर आता है, जिनमें स्पेसिफिकली अगस्थियरमलाई के आने के बाद इंडिया में अराउंड 1000 स्क्वायर किलोमीटर और जुड़ गया है इन प्रोटेक्टेड लैंड्स। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है कि ये कहाँ पर बनाया गया है, ये जो अगस्थियरमलाई एलिफेंट रिजर्व है किस राज्य में? ये तमिलनाडु में, ये आपको याद होना। वर्ल्ड एलिफेंट डे भी 12 अगस्त को मनाया गया था। तो ये क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि अवेयरनेस फैले जानवरों के बारे में, और स्पेसिफिकली हर जानवर के बारे में हम एक अवेयरनेस मंथ मंगाते हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोलॉजी में। एलिफेंट बीइंग अ वेरी वेरी प्रोमिनेंट स्पीसीज। तो कंजर्वेटिव स्टेटस का क्या, ये जान लेते हैं। IUCN की रेड लिस्ट में आपको पता है एशियन अफ्रीकन जो प्रमुख 2 तरह के एलिफेंट होते हैं। अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, सवाना अफ्रीकन एलिफेंट एंडेंजर्ड है, और एशियन एलिफेंट इज ऑल्सो एंडेंजर्ड। CMS के अपेंडिक्स 1 में आता है, और शेड्यूल 1 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर भी एलिफेंट को रखा जाता है। इंडिया में एलिफेंट को लेके कई सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जिससे गज यात्रा निकाली जाती है ताकि अवेयरनेस बढ़े एलिफेंट्स के बारे में। फिर माइक प्रोग्राम है जिसमें इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है, ताकि जो हाथियों की किलिंग्स हो रही है, पोचिंग हो रही है, कुछ लोगों ने टेस्ट के लिए मारते थे, कुछ उनके चमड़े के लिए, तो उसको रोकने के लिए एक माइक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। फिर एक प्रोजेक्ट एलिफेंट है, ताकि एलिफेंट को उनके नेचुरल हैबिटेट में बचाया जा सके, ये 1992 में लॉन्च किया गया था। फिर एक प्रोग्राम था लॉन्च किया गया था ताकि जो एलिफेंट रेलवे ट्रैक्स पे जिनकी मृत्यु हो जाती है उनको बचाने के लिए, ताकि वो वहाँ पर ना आए जब ट्रेन आ रही हो। इस पर एक क्वेश्चन भी आया था 2020 में विद रेफरेंस टू इंडियन एलिफेंट। लीडर ऑफ एन एलिफेंट ग्रुप इज अ फीमेल, मैक्सिमम जेस्टेशन पीरियड इज अबाउट 22 months, एलिफेंट कैन नॉर्मली गो ऑन कार्विंग टिल द एज ऑफ 40 years ओनली। अमंग द स्टेट्स इन इंडिया द हाइस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन इज इन केरला। अगर आपको पता है तो केरला की जगह यहाँ कर्नाटका होगा। चौथा स्टेटमेंट इज रॉन्ग, उस हिसाब से एलिमिनेट करेंगे तो ये गया और ये गया, बचे आपके पास 2 ऑप्शन 1 and 2 and 3 ओनली। और अगर आपको जानकारी है तो ये थर्ड वाला ओनली जहाँ लगा हुआ है एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। मैं बार बार कह रहा हूँ एक्सट्रीम स्टेटमेंट जहाँ भी हो उस क्वेश्चन को आप बार बार देखिए कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट लग रहा है, इसका मतलब हो सकता है ये गलत हो, तो वहाँ पर आप दिमाग ज़्यादा लगाइए। ज़रूरी नहीं है कि हर बार गलत होगा, पर ये आपका ध्यान खींचना चाहिए एक्सट्रीम स्टेटमेंट है ओनली, क्या सिर्फ ये होता है यहाँ, ये स्टेटमेंट भी सही नहीं है। तो 1 and 2 इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ योर ऑप्शन ए। तो ये क्वेश्चन आया था, इस तरह से आप प्रिपेयर करें कि एलिफेंट को रिजर्व्स के मामले में कहाँ पर अभी नया रिजर्व खुला है, तो क्या स्टेटस है अभी लेट्स एलिफेंट का, किन राज्यों में ज़्यादा एलिफेंट मिलते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल बात करते हैं रामसार साइट्स के बारे में। 11 नए रामसार साइट्स ऐड हुए थे इंडिया की लिस्ट में, तो अब 75 रामसार साइट्स हैं। रामसार कहाँ पर बेस्ड है? तो ईरान का एक शहर है रामसार, जहाँ इसको ऐड किया जाता है। तो इंडिया में जो नए 11 रामसार साइट्स ऐड हुए हैं वो कौन कौन से हैं? एक है तंपारा लेक इन उड़ीसा, और मेजर एक फ्रेश वाटर लेक है। तंपारा लेक इज़ अ फ्रेश वाटर लेक, याद रखिए। और बड़ा इंपॉर्टेंट हैबिटेट है, यहाँ पर आपको पोचर्ड और रिवर स्टर्न मिलते हैं। फिर हीराकुड रिजर्वेयर उड़ीसा में, इसको भी ऐड किया गया। हीराकुड एक फेमस डैम है, लार्जेस्ट अर्दन डैम उड़ीसा का, ये 1957 से शुरू हुआ था। फिर अनुसूपा लेक उड़ीसा का, यशवंत नगर सागर जो मध्य प्रदेश में उसको ऐड किया गया, जो इंदौर में है, जो पूरे शहर को वाटर सप्लाई करता है। वल्नरेबल सारस क्रेन यहाँ पर मिलती है, इंपॉर्टेंट है जो। फिर आपका चित्रंगुडी बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु की, जिसको चित्रंगुडी कमोली भी कहते हैं, यहाँ पर भी माइग्रेटरी बर्ड्स काफ़ी मात्रा में आते हैं। फिर सुचिंद्रारम तेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु का ऐड किया गया, ये भी एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है, IBA डिक्लेयर्ड है ये।
क्योंकि जो सेंट्रल एशिया से चिड़ियाँ उड़ के आती हैं, जब माइग्रेट करते हैं तो उस रूट में सारे पड़ते हैं। फिर वधूवर बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में इसे भी ऐड किया गया, एक इरिगेशन वाटर टैंक है, ह्यूमन मेड ये एक टैंक है। माइग्रेटरी बर्ड यहाँ भी बहुत सारी आती हैं। फिर कंजीरीकुलम बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है। तो कंजीरीकुलम जो बर्ड सेंचुरी है, यहाँ पे नेस्टिंग पीरियड होता है। हेरॉन स्पीसीज़ की जो बर्ड आती है फेमस है। हेरॉन हो गई, साइरस क्रेन हो गई, बड़ी इंपॉर्टेंट बर्ड्स हैं, ये काफ़ी न्यूज़ में रहती हैं। बबूल के ट्रीज़ हैं, उसका इस्तेमाल यहाँ करते हैं रूस्टिंग के लिए, हेरॉन स्पीसीज़। तो वो कहाँ है? कंजीरनकुरम बर्ड सेंचुरी किस जगह है? तमिलनाडु में। तो लोकेशन भी आपको थोड़ी सी पता रहे तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। थाने जैसे आपको पूछा जाए तो पता होगा, महाराष्ट्र में थाने है, काफ़ी फेमस जगह है। यहाँ का एक फ्रेश वाटर का इंपॉर्टेंट सोर्स है थाने क्रीक, जहाँ पे थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी है। फिर एक हिगम वेटलैंड सेंचुरी जम्मू कश्मीर में, जो झेलम के ही बेसिन में पड़ती है ये, और ये भी एक IBA रिकॉग्नाइज है, इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया। फिर शालबाग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जो जम्मू एंड कश्मीर में है। तो इनके नाम भी आपको याद होना चाहिए, क्या क्या है, कहाँ कहाँ पर है, कौन से नए ऐड हुए हैं। तो एक क्वेश्चन देखते हैं जो पहले पूछा गया है। द वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इज बॉट अंडर मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, व्हाट डज इट एम्प्लाइज? Changes in ecological character has occurred or occurring are likely to occur in the wetland as a result of human interference. The country in which the wetland is located should enact a law to prohibit any human activity within 5 kilometers from the edge of the wetland. Survival of the wetland depends on the cultural practices and traditions of certain communities living in its vicinity. Therefore, the cultural diversity therein shall not be destroyed given the status of World Heritage Site. तो पहले पता है भाई, World Heritage Site तो होगा नहीं, और ये दोनों भी कोई सेंस नहीं बना रहे। सो इट्स ए विच इज़ द आंसर। बट हमेशा याद रखिए, जब भी आप PYQ सॉल्व कर रहे हैं, एक्सट्रीम स्टेट अगर वर्ड कोई मिलता है तो उसको पहले आप पॉइंट आउट करो, एक्सट्रीम वर्ड है क्या, ये सही स्टेटमेंट है या नहीं। अक्सर वहाँ से आप आंसर पकड़ सकते हैं। देन यू लुक एट द बेसिक्स, आपको टॉपिक्स क्लियर है या नहीं। तो ये हो गई रामसार साइट्स की बात। बार बार ये टॉपिक्स आते रहते हैं, इसलिए मैंने ज़रा डिटेल में इसमें कवर नहीं किया है। हमने ऑलरेडी कुछ टाइम पहले भी इसको कवर किया था। अब पानी की बात हो गई तो हवा की बात भी करनी चाहिए, हवा भी तो इंपॉर्टेंट है ना। तो एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इन सिटीज की बात करते हैं। हाल फिलहाल में इससे रिलेटेड एक रिपोर्ट आई है, स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर के द्वारा इसको पब्लिश किया गया है। यहां पर कोलैबोरेशन रहा ही और इहमी का। ही का मतलब है हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट और इहमी है इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन। एक्चुअली में हेल्थ इफेक्ट एंड इंस्टीट्यूट ये US बेस्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इनका एक इनिशिएटिव है, ग्लोबल एयर इनिशिएटिव। इसी इनिशिएटिव के तहत इन्होंने हवा की क्वालिटी को इवैल्यूएट किया। क्या निकल के आया? दुनिया में जितनी भी सिटीज इवैल्यूएट की गई हैं उनमें से आधे से ज्यादा में 2.5 का जो लेवल है वो ज्यादा है। WHO का जो सबसे कम स्ट्रिंजेंट लेवल है ना, उससे भी ज्यादा 2.5 वहां पर है। इंडिया और इंडोनेशिया तो सबसे सीवियर 2.5 जो PM है उसका पोल्यूशन फेस कर रहे हैं। हालांकि चाइना में पोल्यूशन बहुत ज्यादा था, लेकिन वहां पर इंप्रूवमेंट देखी गई है। इंडिया में दिल्ली और कोलकाता का लेवल सबसे ज्यादा खराब है। 20 सिटीज हैं जहां पर PM 2.5 का जो पोल्यूशन है 2010 से 19 के बीच में कम हुआ है। चाइना में मतलब वहां पर इंप्रूवमेंट देखा गया है। यहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में बात हो गई। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ट्रीटी ऑन ओशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में है। यूनाइटेड नेशंस ने इंटरगवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया है। यहां पर ऑब्जेक्टिव यह था कि हम एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे, एक कानून जैसा कुछ, और पहली बार हम एक ऐसी ट्रीटी साइन करेंगे जहां पर हम ओशन की बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करेंगे। कहां पे? हाई सी में, समंदर का वो हिस्सा जो किसी का नहीं है, जो सबका है। उसके नुकसान की संभावना ज्यादा रहती है, उसे कहा जाता है ग्लोबल कॉमन, जो सबका है। इस ट्रीटी के माध्यम से हम कुछ कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज के एफर्ट्स तैयार करेंगे, जिसके माध्यम से जो नेशनल मैरीटाइम जोन है उसके बियॉन्ड जो समंदर है वहां को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, इसकी तैयारी की जाएगी। हम जो मरीन जेनेटिक रिसोर्सेस हैं, मरीन जेनेटिक रिसोर्सेस से क्या मतलब है? देखिए, कई सारे जीव वहां पे पाए जाते हैं, उनका जेनेटिक मटेरियल होता है, उसका इस्तेमाल किसी वैक्सीन, किसी मेडिसिन या किसी रिसर्च पर्पज से किया जा सकता है। उसको ओवर एक्सप्लॉइट ना किया जाए। उससे जो बेनिफिट मिलेगा उससे सभी लोगों को फायदा कैसे मिलेगा, इन सारी चीजों को मैनेज करना पड़ेगा। तो हमें मैनेजमेंट टूल्स चाहिए। इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट करना होगा कि कोई रिसर्च हो रही है तो उसका कहीं कुछ ज्यादा नुकसान तो नहीं है। फर्दर मरीन टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर किया जाए सभी देशों के पास, ताकि सभी लोग वहां पर जो काम करें उससे इन्वायरमेंट को, बायोडाइवर्सिटी को ज्यादा नुकसान ना हो। एग्रीमेंट में कंपनीज के राइट को भी इंश्योर किया जाएगा। हाई सीज में उनके पास क्या अधिकार होंगे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को एक्सेस करने को लेकर, और क्या नहीं होंगे। वहां पर बहुत सारे एक्सोटिक माइक्रोब्स हैं, अदर ऑर्गेनिजम्स हैं, जिनका इस्तेमाल जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए कई सारी कंपनीज के द्वारा जो बायोटेक में इन्वॉल्व है किया जा सकता है। लेकिन ये ऐसे किया जाए कि उसका नुकसान ना हो, क्योंकि जो जेनेटिक मटेरियल है उसका इस्तेमाल ड्रग्स, वैक्सीन और कई सारे कमर्शियल एप्लीकेशन में हो सकता है। मरीन लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल फिशिंग से वैसे ही बहुत नुकसान हो रहा है क्लाइमेट चेंज और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज की वजह से। यह ट्रीटी हो सकता है हमारी बायोडाइवर्सिटी को बचाने में कारगर साबित हो। हाई सी का क्या मतलब होता है? देखिए, जो समंदर होता है उसे कई सारे हिस्सों में डिवाइड किया जाता है।
किसी भी कंट्री की बाउंड्री से लगता हुआ पानी का हिस्सा इंटरनल वाटर कहा जाता है, जहां पर जब हाई टाइड आते हैं तो पानी बढ़ जाता है, लेकिन लो टाइड में वो पानी वापस चला जाता है। तो लो टाइड के समय में जो पानी का लेवल होता है उसके आगे के हिस्से को इंटरनल वाटर मान लिया जाता है। उसके बाद 12 नॉटिकल माइल होता है टेरिटोरियल सी, और उसके बाद का 12 नॉटिकल माइल होता है कॉन्टिग्यूअस सी। लेकिन ये जो बेस लाइन है जो इंटरनल वाटर से खींची जाती है, इससे 200 नॉटिकल माइल का एरिया होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जहां पे इकोनॉमिक रिसोर्सेज को एक्सेस करने की परमिशन होती है उस कंट्री को। ध्यान दीजिएगा कि जो 200 नॉटिकल माइल का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, टेरिटोरियल सी और कॉन्टिग्यूअस जोन उसी में आते हैं। और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो 200 नॉटिकल माइल का है, उसके बाहर का हिस्सा हाई सी कहा जाता है। ये किसी का नहीं है, ये सबका है। ये कॉमन हेरिटेज है मैनकाइंड के लिए, और इसका इस्तेमाल हमेशा पीसफुल पर्पस से होना चाहिए। इसीलिए इस हिस्से को अनक्लॉज के जरिए रेगुलेट किया जाता है। दैट इज यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। ये कन्वेंशन क्या है? इसे लॉ ऑफ द सी ट्रीटी भी कहा जाता है। 1982 में इसको अडॉप्ट किया गया ताकि जो ओशन का एरिया है हम उसे अच्छे से रेगुलेट कर सकें, उसका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। जो कन्वेंशन है इसके अकॉर्डिंग 12 नॉटिकल माइल होता है बेस लाइन से टेरिटोरियल सी, और ओवरऑल बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और उसके बाद का हिस्सा होगा हाई सी। हम टेक्नोलॉजी और वेल्थ ट्रांसफर करेंगे ताकि सभी देश जो अंडर डेवलप्ड भी हैं वो हाई सी को बचा सकें। इंडिया 1982 से अनक्लॉज का हिस्सा है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पैसिफिक ब्लूफिन टूना के बारे में है। पैसिफिक ब्लूफिन टूना का जो बायोमास है वो बढ़ा है, और ये सेकेंड हाईएस्ट है रिकॉर्डेड हिस्ट्री में, मतलब उनकी संख्या बढ़ी हुई है, अच्छी बात है। बात करते हैं पैसिफिक ब्लूफिन टूना के बारे में। ये ब्लैक या डार्क ब्लू कलर के होते हैं। शरीर का रंग जो है या तो ब्लैक होता है या डार्क ब्लू होता है। यहाँ पे देखिए डार्क ब्लू दिखाया गया है, और ग्रेइश ग्रीन इरिडेंस होता है इसका। देखिए इनकी जो बेली होती है उस पर डॉटेड मतलब सिल्वर डॉट्स आपको दिखेंगे, और ग्रे स्पॉट्स पूरे के कई सारे बैंड्स दिख सकते हैं। फर्दर छोटे छोटे येलो फिन्स दिखेंगे। ये जो येलो फिन्स हैं ये ब्लैक एज पे खत्म होंगे। सेकंड डॉर्सल फिन जो है उससे टेल के बीच में, ये है सेकंड डॉर्सल फिन, और ये है इसका एज, और इसके बीच में येलो कलर के बिल्कुल छोटे छोटे फिन्स यहाँ पे दिखेंगे। मैं मार्क कर रहा हूँ तो सब रेड हो जा रहा है। खैर समझ में तो आपको आ गया होगा। देखिए इनकी आंखें थोड़ी सी छोटी होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं बाकी मछलियों की तुलना में। बाकी टूना जो है उनसे भी छोटी होती हैं। ये प्रेडेटरी होते हैं। स्क्विड्स या फिश इनको मिल गई, एक प्रकार का जीव होता है स्क्विड, ये उसको खा के बढ़िया मज़े से रहते हैं। यूएस में पैसिफिक ब्लूफिन टूना को लगभग 100 नॉटिकल माइल के एरिया में कैलिफोर्निया के कोस्ट से कैच किया जाता है, पकड़ा जाता है। जो लार्जेस्ट टूनाज होती हैं वो लगभग 40 सालों तक जी सकती हैं। ये बहुत दूरी तय करती हैं और समंदर में 3000 फीट की गहराई तक चली जाती हैं। ये आपको अटलांटिक, पैसिफिक एंड सदर्न ओशन में मिल जाएंगे, और स्टेटस है इंडेंजर्ड। चलिए ये बात हो गई। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पर्सलिन के बारे में है। एक स्टडी में हाल ही में पाया गया कि पोर्टुलाका ओलेरेसिया ये पर्सलिन की एक बहुत ही कॉमन प्रजाति है। ये पौधा देखिए आप, ये जो आपको इमेज में दिख रहा है बहुत कॉमन है। मुझे उम्मीद है आप में से ज़्यादातर लोगों ने इसको देखा होगा। ये कभी भी कहीं भी आपको दिख जाता है। ये बहुत ही ड्रॉट टॉलरेंस है, आसानी से कहीं भी उग जाता है, पुअर सॉइल में भी उग जाता है। हम इसको रिसर्च करके पता करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हम कुछ ऐसी क्रॉप्स डेवलप कर सकें जो क्लाइमेट चेंज को काउंटर करते हुए ड्रॉट टॉलरेंस फॉर्म में हमारे सामने आ सके। ये एक स्केलेंट यानी कि रसदार जिसमें खूब सारा वाटर कंटेंट होता है, ऐसा एक प्लांट है। इसकी खास बात यह है कि ये पुअर सॉइल में भी हो जाता है, पानी नहीं है, न्यूट्रिएंट नहीं है, तब भी हो जाएगा। ये नॉर्थ अफ्रीका, सदर्न यूरोप और मिडिल ईस्ट के साथ साथ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया हर जगह मिल जाता है। कोई स्पेसिफिकेशन चाहिए नहीं तो हर जगह तो मिल ही जाएगा। ठीक है, फर्दर देखिए इवोल्यूशनरी एडाप्टेशन जो इसमें है, जो पर्सलिन में पाया जाता है, ये हाईली प्रोडक्टिव है और ड्रॉट टॉलरेंट है। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में वो कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करते हैं। ठीक है, इसके लिए वो अपना स्टोमेटा ओपन करते हैं। लेकिन जब स्टोमेटा को कोई भी प्लांट ओपन करता है कार्बन डाइऑक्साइड को इन करने के लिए, तो CO2 तो अंदर आता है, लेकिन खतरा ये होता है कि इसी दौरान इसके लिए अलग अलग प्लांट अपने लिए कुछ इवोल्यूशनरी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं ताकि वो इस वाटर लॉस से बच सके। उसमें कॉर्न और सुगर केन में C4 फोटोसिंथेसिस पाया जाता है। जो C4 फोटोसिंथेसिस है वो हाई टेम्परेचर में बहुत ही कम वाटर लॉस के साथ CO2 को कंज्यूम करने की कैपेसिटी दे देता है। इसीलिए ये कम पानी वाले एरिया में या ड्रॉट प्रोन एरिया में बहुत अच्छी तरीके से उग जाते हैं। कुछ पौधे होते हैं जैसे कि कैक्टी या एगाविस, कैक्टस या एगाविस जो कैक्टस जैसा ही होता है, उसमें थ्रोन्स यानी कि कांटे नहीं होते। अब ये तो देखिए हाई टेम्परेचर वाले एरिया में रहते हैं, डेजर्ट वगैरह में पाए जाते हैं, वहाँ तो एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, तो इसीलिए उनका काम तो C4 से भी नहीं चल पाता। तो वो कैम फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है, उनको पता है कि वो अगर अपना स्टोमेटा ओपन करेंगे तो CO2 तो पता नहीं अंदर आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन पानी सारा जरूर उड़ जाएगा। तो बड़ी चालाकी दिखाते हैं वो। चालाकी ये दिखाएंगे ना
कि दिन में ये स्टोमेटा ओपन ही नहीं करेंगे, कहेंगे जाने दो बहुत धूप है, खोलेंगे नहीं स्टोमेटा। रात में अपना स्टोमेटा खोलेंगे। रात में स्टोमेटा खोलेंगे तो हाँ हीट लॉस तो होगा, मतलब हीट की वजह से वाटर लॉस तो होगा लेकिन कम होगा, और उसी दौरान ये खूब सारा जो CO2 है वो स्टोर कर लेंगे। तो रात में स्टोमेटा ओपन करके CO2 को स्टोर कर लेना और दिन में उसी की मदद से फोटोसिंथेसिस करना, इसे ही कैम फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। ये दोनों अलग अलग टेक्निक्स हैं जो अलग अलग प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो पर्सलिन है ना, ये क्या करता है, ये दोनों इस्तेमाल करता है। ये C4 और कैम दोनों का मिक्सचर यूज करता है, और इसीलिए एक यूनिक प्रकार का प्लांट है ये, जो ड्रॉट की कंडीशन में या किसी भी प्रकार के एटमॉस्फेयर में उग जाता है। तो हम इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि इससे हमें कुछ मिलेगा क्या, कोई ऐसा प्लांट हम इवॉल्व कर पाए जो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो। ठीक है, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल भितरकनिका नेशनल पार्क के बारे में है। सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है, वो जितनी क्रोकोडाइल्स को अकोमोडेट कर सकता है उतना अकोमोडेट कर चुका है, और अब क्रोकोडाइल्स की संख्या बढ़ रही है। तो क्या करेंगे क्रोकोडाइल्स, पानी में से निकलेंगे, कोई इंसान दिख जाएगा तो दबोचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पानी में तो मछली खत्म हो जाएगी, बहुत सारे क्रोकोडाइल्स हैं वो खा जाएंगे। तो फिर वो सोचेंगे चलो बाहर से इंसानों को पकड़ के खाते हैं, तो ह्यूमन क्रोकोडाइल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने की संभावना रहेगी। बात करते हैं भितरकनिका नेशनल पार्क के बारे में। लोकेटेड है उड़ीसा में, कॉमन सी बात है। ये सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम है इंडिया का। अगर ये सेकंड लार्जेस्ट है तो मैं आपसे सीधा सा सवाल पूछूंगा कि फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा है। मे बी आपको पता हो और आपके लिए सवाल बहुत ही ज्यादा आसान हो, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप इसका जवाब कॉमेंट बॉक्स में दें। ये नेशनल पार्क कई सारे क्रीक्स और कनाल से मिलकर बना है, जहां पर पानी आता है ब्राह्मणी, बैतरनी, धर्मा, पाठशाला, इन नदियों से ये पानी आता है। इसीलिए यहाँ का एक यूनिक इकोसिस्टम, चूंकि ये बे ऑफ बंगाल से बहुत नजदीक है, तो जो सॉइल है वो साल्ट से इनरिच होती है। अच्छी वेजिटेशन और सेंचुरी बहुत सारी स्पीसीज आपको मिलेंगी जो सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल इंटरटाइडल रीजन की होती हैं। ये इंडेंजर्ड साल्ट वाटर क्रोकोडाइल का एक अच्छा ब्रीडिंग प्लेस है। यहाँ पे गहिरमाथा बीच है, जहाँ पर ऑलिव रिडेड टर्टल की लार्जेस्ट कॉलोनी जो ईस्टर्न कोस्ट पर है वहाँ पर मिलती है, जिसे आप अरीबादा भी कहते हैं। भितरकनिका 8 वैरायटी जो किंगफिशर बर्ड की होती है उनको भी अकोमोडेट करता है, जो कि काफ़ी रेयर है। तो ये तो बातें हो गई भितरकनिका नेशनल पार्क के बारे में। देखिए यहाँ पे एक प्रश्न है घड़ियाल के बारे में। घड़ियाल को उसके नेचुरल हैबिटेट में आप कहाँ पाएंगे, ये UPSC का प्रश्न है और इसका सही जवाब था चंबल रिवर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल अर्थ गंगा के बारे में है। डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने अभी हाल ही में अर्थ गंगा मॉडल के ऊपर बातचीत की, जब वो अपना कीनोट एड्रेस दे रहे थे स्टॉकहोम वर्ल्ड वाटर वीक 2022 के ऊपर। बात करते हैं इस अर्थ गंगा इनिशिएटिव के बारे में। इसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 2019 में फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया, जब वो फर्स्ट नेशनल गंगा काउंसिल की मीटिंग के दौरान बातचीत कर रहे थे कानपुर में। उन्होंने ये कहा कि जो हमारा नमामि गंगा प्रोजेक्ट है, जिसके तहत हम गंगा को क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसे और कॉम्प्रिहेंसिव बनाएं और अर्थ गंगा मॉडल पर उसे शिफ्ट किया जाए। क्या है अर्थ गंगा मॉडल? अर्थ गंगा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल है गंगा और उसके आसपास के सराउंडिंग एरियाज के लिए। बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि गंगा नदी के आसपास के एरियाज को आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज के तौर पे इस्तेमाल करिए, पैरेलली वो सस्टेनेबल एक्टिविटीज हों जिससे कि गंगा को सुरक्षित भी किया जा सके। फर्दर ये भी कहा गया कि इसका हम इकोनॉमिक तौर पर बेनिफिट भी ले सकते हैं, और इसके माध्यम से जो 3% हमारी GDP है गंगा बेसिन में, कम से कम इस रीजन में, वो फॉर्मुलेट की जा सकती है। क्या फीचर्स हैं इस अर्थ गंगा के? अर्थ गंगा जो है वो 6 वर्टिकल्स में काम करता है, मतलब 6 बेसिक कंपोनेंट हैं। एक तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जिसमें हम नेचुरल वे ऑफ केमिकल फ्री फार्मिंग करते हैं। ये कहा गया कि गंगा नदी के आसपास 10 किलोमीटर के एरिया में जो फार्मिंग की जा रही है वहां पे हम काउडंग का इस्तेमाल करेंगे फर्टिलाइजर के तौर पे, ना कि केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा कि जो स्लज या वेस्ट वाटर होता है हम उसको रीयूज करेंगे, इसको ट्रीट करने के बाद इरिगेशन, इंडस्ट्री और रेवेन्यू मतलब इस तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे अर्बन लोकल बॉडीज को रेवेन्यू भी जनरेट करने में मदद मिलेगी। तीसरा है लाइवलीहुड जनरेशन अपॉर्चुनिटी, जिसके लिए गंगा के आसपास के रीजन में हम हाट स्टैब्लिश करेंगे ताकि लोग अपने लोकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिनल प्लांट्स और आयुर्वेदा संबंधित प्रोडक्ट्स को बेच सके। चौथा है कि हम पब्लिक पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करें, जो भी स्टेक होल्डर्स गंगा नदी की सफाई में इन्वॉल्व हैं, जुड़े हुए हैं, उनके साथ मिलकर हम जो कल्चरल हेरिटेज और टूरिज्म है गंगा के आसपास का उसे भी बढ़ाएं, जैसे कि बोट टूरिज्म, एडवेंचर स्पोर्ट और योगा एक्टिविटीज को बढ़ावा दें। फर्दर रिलीजियस पर्पज से लोग घाट्स को विजिट करते हैं, वो तो चलता ही रहेगा। इसके अलावा हमें इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग को भी प्रमोट करना है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को एम्पावर करना है, ताकि वो लोग जो वाटर गवर्नेंस है उसको इंप्रूव कर सकें। तो कुल मिला के गंगा नदी के आसपास के एरिया को हमें इकोनॉमिकली थ्राइविंग बनाना है, डेवलप बनाना है। यही फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है इस अर्थ गंगा इनिशिएटिव का। अगला आर्टिकल बात करता है बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 के बारे में। आपने बहुत देखा होगा बैटरी खरीदने वाले दुकानदार घूमते रहते हैं कि बैटरी दे दो हमें पुरानी, वो बैटरी वो रिसाइकिल करते हैं, पर दिक्कत ये है कि उसमें कई सारा वो लेड और वेस्ट ढंग से मैनेज नहीं करते, लेड बाहर रह जाता है, जो स्पेसिफिकली बच्चों के नर्वस सिस्टम के लिए बहुत खतरनाक होता है। तो गवर्नमेंट ने अब रिसेंटली नए बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स बनाए हैं ताकि ढंग से उनको मैनेज किया जा सके। अब देखिए बात है कि बैटरी वेस्ट में साथ प्रॉब्लम ये आती है कि इसमें लेड होता है,
आर्सेनिक होते हैं, कई ऐसे केमिकल्स और मिनरल्स मटेरियल्स होते हैं जो काफ़ी हानिकारक हो सकते हैं ओपनली अगर उसको रखा जाए। तो इसके लिए जो नए चेंजेस किए गए हैं पहले के मुकाबले, उसमें यह है कि अब और ज़्यादा जो प्रोड्यूसर पे प्रिंसिपल है, जो लोग इसको बना रहे हैं वही, और जो इसको इंपोर्ट करें अगर नहीं बना रहे हैं तो उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी रहेगी कि वो इंश्योर करें कि इसको रिसाइकिल किया जा सके, इसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। तो अगर आपसे पूछा जाए कि EPR यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी किससे संबंधित है, क्या संबंधित है सब्जी के निर्यात से, क्या संबंधित है एयरक्राफ्ट डिवीजन से, या संबंधित है वेस्ट मैनेजमेंट से, तो आपको पता होगा बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट में बात की गई है किस चीज़ की, तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की, यानी जो प्रोड्यूसर होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब ज़्यादा होगी। अगर प्रोड्यूसर नहीं है, जैसे बैटरी इंडिया में ज़्यादा इंपोर्ट होती है, तो जो उसको इंपोर्ट कर रहा है वो इंश्योर करेगा कि इसको ढंग से यूज़ किया जाए, इसमें कलेक्ट किया जाए, रिसाइकिल किया जाए चीज़ों को, और एक तरह से मैकेनिज्म सेट किया जाए कैसे ऑनलाइन पोर्टल बना के वो इंश्योर कर पाए कि भाई ये हमने बैटरी यहाँ से रिसाइकिल करी या इतना मटेरियल हम यूज़ कर चुके हैं जो रिफर्बिश तरीके से यूज़ होगा, ताकि और डेंजर ना एनवायरनमेंट में फैले। इसके अलावा एक और प्रिंसिपल होगा पॉल्यूटर प्रेम प्रिंसिपल, यानी जो पॉल्यूशन फैला रहा है वही उसकी कीमत चुका रहा है, यानी एनवायरमेंटल कंपनसेशन एक दी जाएगी, जिसके थ्रू अगर आपने ये टारगेट पूरा नहीं किया EPR का, कि आपकी जिम्मेदारी, आपने मान लो 10 टन बैटरीज मंगाई या बनाई, तो कितना टन आप उसको रिसाइकिल कर रहे हो, ये एक टारगेट दिया जाएगा। वो टारगेट अगर आप मीट नहीं करोगे तो उसके बदले में आपको फिर फाइन देना पड़ेगा, जिस फाइन से जो फंड कलेक्ट होगा इसका इस्तेमाल किया जाएगा जो अनकलेक्टेड और नॉन रिसाइकल्ड वेस्ट बैटरीज हैं, इनकी रिफर्बिशमेंट में, नई बैटरीज बनाने में या उनको रिसाइकिल करने में। ये बात हो गई किसकी, बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स की। इसके लिए क्या फ़ायदा होगा, एक जो इंडस्ट्रीज़ होंगी वो सेटअप होंगी कि भाई वेस्ट जनरेट हो रहा है, इसमें एक बड़ा मार्केट है, हम यहाँ इन बैटरीज़ को रिसाइकिल कर सकते हैं, जिनके कॉम्पोनेंट है ढंग से सेफ एनवायरनमेंट में रिसाइकिल कर सकते हैं, और एंटरप्रेन्योरशिप शुरू होगी। फिर इससे नई बैटरीज भी बनेगी और जो ऑब्वियसली रिसाइकिल्ड होगी, और इसके अलावा जो रूल्स होंगे उसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, रिपोर्टिंग, ऑडिटिंग वगैरह सब साथ साथ होगी, ताकि बेहतर तरीके से इसको इंप्लीमेंट किया जा सके। तो ये बात है बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 की। तो EPR क्या इससे रिलेटेड है, तो है। क्या इसमें कंपनसेशन की बात है, तो है। ये हो गई इस टॉपिक के बारे में बातें। एक PYQ पहले पूछा था ड्राई सेल के बारे में कि इनमें से किनको इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह यूज़ किया जाता है। अगर आपने 9th के NCERT पढ़ा होगी तो आपको पता होगा कि ड्राई सेल बैटरी में असल में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड को इस्तेमाल किया जाता है एज इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो आपने अगर ढंग से पढ़ी है तो आपको इसके बारे में पता होगा। बेसिक सी चीज़ें थी ये, थोड़ी सी जनरल साइंस हमें पता होनी चाहिए। हालांकि पुराना क्वेश्चन है, पर हमने रिसेंटली देखा है जनरल साइंस फिर उठ के आया है, तो वी नीड टू नो अबाउट दीज टॉपिक्स। आगे जो न्यूज़ है वो है सेती रिवर के बारे में। सेती रिवर कहाँ बहती है? पहली बात, इज इट इंडियन? नो, इट इज़ इन नेपाल। यहाँ पर एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पहले चाइना बनाने की कोशिश कर रहा था, वो आगे नहीं बढ़ा, अब इंडिया इसको बढ़ाएगा। इसे वेस्ट सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट या सेती रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहा जाता है, जो कि सेती गंडकी रिवर, जिसे सेती रिवर या सेती खोला रिवर कहते हैं, वहाँ पर ये प्रोजेक्ट बनेगा। वेस्टर्न नेपाल में बहती है नदी। ये ट्विन पीक्स ऑफ आपियन नामा से निकलती है। कहाँ ओरिजिन स्थल है? आपियन नामा। वहाँ से गुजरते हुए उत्तराखंड के पास से जाते हुए जहाँ नेपाल, इंडिया और चाइना का ट्राई जंक्शन है, वहाँ से ये गुजरती है। तो इसलिए चाइना का पहले हस्तक्षेप रहा है इसमें। बाद में 1200 मेगावाट प्रोजेक्ट है, बड़ा सा मेगावाट प्रोजेक्ट है। 1200 मेगावाट का प्रोजेक्ट बिजली उत्पादन का, जो इंडिया चाहे तो खरीद सकता है या फिर किसी थर्ड पार्टी को एक्सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि इंडिया ही कंस्ट्रक्ट करेगा ये डैम, जिसके बदले में नेपाल को ऑब्वियसली वो कुछ पैसे देंगे। इससे पहले चाइना ये प्रोजेक्ट लेना चाह रहा था, लेकिन अब इंडिया ने इसको कंट्रोल कर लिया। तो रिवर कहाँ पर है, किसको ज्वाइन करती है? तो करनाली को ज्वाइन करती है, करनाली या घाघरा, फिर विच इज़ नेपाल लॉन्गेस्ट रिवर, जो इंडिया में भी आती है, पता ही आपको। तो ये कहानी है सेती रिवर के आसपास। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर यानी क्लीन कोस्ट और सेफ सी कैंपेन की बात आती है। तो पहली बात, किसने ये एक कैंपेन चलाया है? तो एनवायरनमेंट मिनिस्टर ने लॉन्च किया है। कोशिश क्या है इसके अंदर कि 75 दिनों का सिटीजन लेड इनिशिएटिव है कि यानी जो नागरिक हैं वही कोशिश करेंगे जो कि तटीय क्षेत्र में रहते हैं, कोस्टल इलाकों में, वो कोस्टल इलाकों की सफाई का कोशिश करेंगे, ताकि एक हेल्दी ओशन क्रिएट हो पाए। एक कम्युनिटी एक्शन का एक एग्जांपल है कि अगर हम पूछें कि भारत को हम साफ कैसे ला सकते हैं, एटीट्यूडनल चेंज कैसे सोसाइटी में आ सकता है, तो अगर सिटीजन लेड इनिशिएटिव लॉन्च किए जाएं विद द बैकिंग ऑफ गवर्नमेंट, तो ये हम एक सामाजिक क्रांति ला सकते हैं। चाहे स्वच्छ भारत अभियान की बात करें, जहाँ एटीट्यूडनल शिफ्ट, लोगों में व्यवहारिक बदलाव करना बड़ा आवश्यक होता है, वैसे ही कोशिश करना इंपॉर्टेंट है। तो ये स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर की जो कोशिश है, ये कोस्टल क्लीननेस की बात है। यहाँ पर हम ओशन हेल्थ के ऊपर बात कर रहे हैं। ये 5 जुलाई से लेके 17 सितंबर तक के बीच की कैंपेन थी, जो कि इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे के साथ ही साथ चल रही थी कि भाई हम कैसे बेहतर तरीके से एनवायरनमेंट सुधारें बिहेवियरल चेंज के थ्रू। जैसे आप कचरा ना फेंकें या प्लास्टिक ना डालें, या आप ढंग से चीज़ों का इस्तेमाल करें, जो आपका वेस्ट है उसको बेहतर तरीके से मैनेज करें, रिसाइकिल करें चीज़ों को। तो वेस्ट को रिस्पॉन्सिबली डिस्पोज करना, कंज्यूम करना रिस्पॉन्सिबली, वेस्ट को सेपरेट करना घर पे, ताकि जो लेट्स से कच्चा
जो गीला कचरा है या सूखा कचरा है उसको अलग अलग रखना, ये सभी शुरुआत की गई थी। इसको स्पीयरहेड किया था मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने एनवायरमेंट साइंसेज के साथ मिलकर। कोशिश की गई थी जो इंडिया के 75 बीचेज हैं, 75 बीचेज जो कोस्ट पर, उनमें हर में 75 वॉलंटियर्स होंगे प्रत्येक किलोमीटर पर कोस्ट लाइन पर, और कोशिश की जाएगी कि हम वहाँ पे जो उसको मैनेज करना है, मैनेजमेंट करनी है, उसकी क्लीननेस की सफाई पे उस फोकस की जाए, ये कोशिश थी। इससे जुड़ते हुए 2 और प्रोग्राम है, यूएन कोस्टल क्लीन सी कैंपेन जिसका इंडिया सिग्नेटरी भी है। इसके अंदर कई एक्टिविटीज़ ली गई थी स्वच्छ भारत के अंतर्गत ही, जिससे कि हम किस प्रकार से अपने जो तटीय क्षेत्र हैं उनको साफ कर पाएँ। फिर एक इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे मनाया जाता है ग्लोबली ऑन 3rd सैटरडे ऑफ सितंबर एवरी ईयर। तो यहाँ जो जानने वाली चीज़ें हैं कि क्या स्वच्छ भारत सुरक्षित सागर जो हमारी योजना है, स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर, क्या इसमें अर्थ साइंसेस का भी कोई रोल है? जनरली आप कहेंगे नहीं होगा, पर हाँ है। क्या यूएन का कोई ऐसा प्रोग्राम है, कैंपेन है कोस्टल क्लीन सीज? तो हाँ, यूएन का भी प्रोग्राम है जिसका इंडिया सिग्नेटरी भी है। तो डिफरेंशिएट करना, कौन सी मिनिस्ट्री किसको लॉन्च कर रही है, रन कर रही है, इसके बारे में क्लैरिटी होना भी एक इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है जब आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तब। आई होप आपको मिल गई होगी क्लैरिटी क्या है स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर। ऑलमोस्ट स्वच्छ भारत की तरह ही कैंपेन है, पर ये कोस्टल सिटीज़ के लिए है, कौन सी मिनिस्ट्रीज का पार्ट है, क्या इसकी रेलेवेंस है, ये आपको समझ आ गया होगा। अगला आर्टिकल बात करता है सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ रिहेबिलिटेशन एंड कंजर्वेशन की। कहाँ पर है भाई ये? CWRC तो काजीरंगा नेशनल पार्क के पास है, जिसने 20 साल पूरे किए हैं। क्या करता है भाई ये? वाइल्ड लाइफ रिहेबिलिटेशन और कंजर्वेशन का जो सेंटर है, नाम से क्लियर है, रिहेबिलिटेशन कंजर्वेशन पे काम कर रहा है, रख रखाव पर और दोबारा उनको पुनर्स्थापित करने पे काम कर रहा है। तो जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको जो अलग अलग समस्याएं आती हैं उनको रिहेबिलिटेट करना, उनका इलाज करना, ये काम है। तो ये किसका पहले इनिशिएटिव था? तो एक जॉइंट इनिशिएटिव था वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल फंड फॉर एनिमल वेलफेयर का। ये 2002 में इस्टेब्लिश हुआ और काजीरंगा में काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा। इसकी 2 और जो सैटेलाइट फैसिलिटीज़ हैं, यानी जहाँ अलग अलग इलाकों में बसे हुए इनके जो और कंपोनेंट्स हैं, जो इनके केंद्र हैं, एक ईस्टर्न असम में है गुजियर में, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में, डिब्रू शिकोवा नेशनल पार्क में, और एक वेस्टर्न असम में चरायखोला में जो कि चरकशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ। तो यहाँ आपको जो चीज़ें निश्चित रूप से पता लग गई कि भाई डिब्रू शिकोहा नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ईस्टर्न असम में है, और चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तो वो आपके वेस्टर्न असम में है। तो ये चीज़ें इस तरह आपको याद रखनी कि भाई ये टॉपिक पढ़ा तो मुझे ये भी ध्यान रखना कि भाई डिब्रू शिकोहा कहाँ पर नेशनल पार्क, क्या ये असम में है, मणिपुर में है, त्रिपुरा में है, ऐसे कोई क्वेश्चन आए तो मैं आंसर कर पाऊँ, तो वो बेहतर बना पाएगा मुझे प्रिपरेशन वाइज। फिर अचीवमेंट्स क्या थी इसकी? तो इन्होंने एक ऐसी ये फैसिलिटी है जिन्होंने सक्सेसफुली 357 स्पीसीज़ का कंजर्वेशन किया है, जिसमें लेपर्ड हैं, ड्रीनोज हैं, टाइगर्स हैं। 7,500 से ज़्यादा एनिमल्स को इन्होंने वाइल्ड में दोबारा भेजा है केयर और ट्रीटमेंट के साथ, और एक मॉडल बन चुका है बाकी कंजर्वेशन के लिए कि भाई किस तरह हम इनको फॉलो अप करके इसी तरह का कंजर्वेशन प्रोग्राम ऑल ओवर इंडिया या नेशनल पार्क्स में रन कर पाएँ। तो किसकी बात हो रही है? सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ रिहेबिलिटेशन एंड कंजर्वेशन। कहाँ ये स्थापित है? काजीरंगा में है या किसी और जगह है? तो ये काजीरंगा में है। अब काजीरंगा की बात हुई तो काजीरंगा कहाँ स्थित है? तो असम में है, इज़ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ओल्डेस्ट पार्क इन असम। किस नदी के किनारे हैं? तो ब्रह्मपुत्रा इसके नॉर्थ में है, करबी ऑनलॉन्ग जो हिल्स हैं वो उसके साउथ में है। कौन सा हाईवे इससे पास करता है? नेशनल 37 NH37 यहाँ से पास करता है। दुनिया में सर्वाधिक जो 1 हॉर्न रेनोसोरस है, जो एक सींग वाले गेंडे हैं, यहाँ पाए जाते हैं। और बड़ी संख्या में चाहे इंडिजिनस रॉयल बंगाल टाइगर हो, एशियाटिक एलिफेंट हो, या कई ऐसे वाइल्ड एनिमल्स इस आपको नेशनल पार्क में मिलते हैं। काफ़ी लेजेंडरी एक नेशनल पार्क है ये। तो इस नेशनल पार्क में कौन सा सेंटर था? सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ रिहेबिलिटेशन एंड कंजर्वेशन। और किसने स्थापित किया इसके बारे में हमने पढ़ लिया। कहाँ पर था ये हमने पढ़ा, कौन सी रिवर यहाँ बह रही है ये पता है। मानस रिवर के पास कौन सा नेशनल पार्क है ज़रा बताइए मुझे। असम के आसपास और कौन से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं, कितने आपको याद हैं? तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।